वेलकम टू सोलर इनोवेशन। आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होगी। आज मैं अपनी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि हमारे पास 30 एम्पेयर का जो चार्जर है उसका सर्किट किस तरह काम करता है, कितने कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है और इसमें कौन सा पार्ट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। ये जो आप सर्किट देख रहे हैं ये एक 20 एम्पेयर चार्जर का है, जिसको हम चाइना चार्जर भी कहते हैं। ये स्विचिंग मोड पावर सप्लाई भी इसको हम कह देते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर और स्विचिंग मोड पावर सप्लाई में ये फ़र्क है कि उसमें हम एक बल्कि ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं और यहाँ पे एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह इसका साइज़ भी कम होता है और इकोनॉमिकली भी ये फ़ायदा देता है कि हम छोटे से ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल करते हुए स्विचिंग मोड पावर सप्लाई से उतनी ही आउटपुट ले सकते हैं जितनी कि एक बड़े ट्रांसफार्मर वाले चार्जर से ले सकते हैं, और इकोनॉमिकली भी हमें सस्ता पड़ता है। तो ये कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल है, मैं हर पार्ट की डायग्राम को आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा और साथ साथ इस सर्किट पे बताऊंगा कि उस सर्किट के मुताबिक यहाँ कंपोनेंट बताऊंगा कि यहाँ वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं, और सर्किट में साथ साथ डिस्क्राइब करूंगा। तो इनको मैंने 5 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। स्विचिंग मोड पावर सप्लाई, इसको स्विचिंग मोड पावर सप्लाई क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हम सबसे पहले एसी को डीसी में चेंज करते हैं और फिर उसी डीसी को हाई फ्रीक्वेंसी पे स्विच करवा के आगे जो हमारा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर है उससे आउटपुट लेते हैं। तो मैं आगे सर्किट एक्सप्लेन करूंगा। तो ये 5 पार्ट पर मुश्तमिल है। इसका एक हाई वोल्टेज सेक्शन होगा, इसमें लो वोल्टेज का एक सेक्शन होगा, बैटरी फुल का सर्किट कि जब बैटरी फुल हो जाए तो हमें किस तरह पता चलेगा या किस तरह उसको कट आउट करेगा। तो इसमें ऑसिलेटर सर्किट भी होगा और इसमें रिवर्स बैटरी की प्रोटेक्शन का सर्किट भी है। तो वन बाई वन मैं सब सर्किट को एक्सप्लेन करूंगा और साथ साथ इस सर्किट पे आपको फिजिकली दिखाऊंगा। तो पहले इस सर्किट की डिस्क्रिप्शन थोड़ा देख लेते हैं कि आज जो हमारा जो पहला होगा वो होगा हाई वोल्टेज सेक्शन। ये किस तरह काम करता है। सबसे पहले जो हम 220 इसको देते हैं तो उसकी कन्वर्जन कैसे होती है और इसमें कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं। अब हाई वोल्टेज सेक्शन में सबसे पहले आप 220 इसमें इन करेंगे। सबसे पहले आपको एक फ्यूज़ देखने को मिलेगा जो कि एक सेफ्टी फ्यूज़ है, और कुछ इसमें यहाँ पे एक EMI फिल्टर होता है। इसमें EMI फिल्टर नहीं है, ठीक है। जहाँ पे मेरा ब्रिज का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 4 डायोड हैं। यहाँ से 220 जब हम ब्रिज में इसको इन करते हैं तो इसके बाद रेक्टिफिकेशन के बाद हमें पल्सेटिंग डीसी मिलती है। इस पल्सेटिंग डीसी ये अब कितनी होगी 220, हम इसको जब इन करेंगे तो डायोड्स की आउटपुट 220 नहीं होगी या उससे कम भी नहीं होगी, क्योंकि RMS वैल्यू को हम 0.7 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास तकरीबन 314 या 310 वोल्ट हमें हासिल होंगे। इस जो रेक्टिफायर की आउटपुट होगी वो 310 वोल्ट या 308 वोल्ट 315 वोल्ट तक डीसी होगी, क्योंकि RMS वैल्यू को 0.7 से जब हम डिवाइड करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेजेस होंगे वो 315 वोल्ट डीसी होंगे। वो पल्सेटिंग डीसी होंगे, उनको स्मूथ बनाने के लिए एक कैपेसिटर का इस्तेमाल किया गया है, वैल्यू भी साथ दी गई है। और इसके बाद अब हमारे पास एक ट्रांसफार्मर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया गया है। इसकी ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये इसकी एक्सिलरी वाइंडिंग है और ये हमारी आउटपुट है। क्योंकि हम ट्रांसफार्मर जो है 12 वोल्ट जो हम चार्जर बनाने जा रहे हैं वो 12 वोल्ट का है, तो हमें 12 से लेकर 16-17 वोल्ट तक आउटपुट पे अवेलेबल होंगे। तो ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये इसकी एक्सिलरी वाइंडिंग है। एक्सिलरी वाइंडिंग का बता दूं कि इसमें जो हमारा कंट्रोल सर्किट इस्तेमाल होगा, जो हमारी आईसी इस्तेमाल होगी, उसके लिए जो हमें वोल्टेज चाहिए होंगे हम एक्सिलरी वाइंडिंग से लेंगे और यहाँ से हम आउटपुट लेंगे। मैं आज यहाँ तक एक्सप्लेन करूँगा। ये जो आउटपुट होगी इसके बाद इसको दोबारा डीसी में कैसे चेंज करते हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप जैसे इसकी फिर लो साइड शुरू हो जाएगी। ये हाई वोल्टेज सेक्शन है, फिर आगे इसके लो वोल्टेज सेक्शन होगा और उसके बाद उसका ऑसिलेटर होगा और प्रोटेक्शन सर्किट्स होंगे। अब ये काम किस तरह करता है, यहाँ तक तो हमारी डीसी कैपेसिटर के बाद हमें प्योर डीसी मिल गई जो कि 315 वोल्ट है। अब इसकी प्राइमरी वाइंडिंग पे आएगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर का यही प्रिंसिपल है कि जब हम इसकी प्राइमरी वाइंडिंग को वोल्टेजेस प्रोवाइड करते हैं तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। तो वो फ्लक्स अपने साथ रखी हुई जो कॉइल्स होंगी उसको भी कट करेगा, तो उसके अंदर EMF जनरेट होगी, तो वही EMF हमारे वोल्टेजेस हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ यहाँ पे हम जब इसको 310 वोल्ट तक देंगे, लेकिन एक और चीज़ बताता चलूँ कि इसको DC ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, और जबकि DC पे कोई भी ट्रांसफार्मर
काम नहीं करता। तो इस डीसी को, इस प्योर डीसी में हम पल्सेटिंग डीसी में चेंज करेंगे, क्योंकि जब तक हम किसी ट्रांसफार्मर को पल्सेटिंग इनपुट नहीं देंगे, जैसे कि हम इस ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पे काम करते हैं, सब वो डीसी पे काम नहीं करते, तो इस डीसी में पल्सेस पैदा करने के लिए मैं यहाँ मॉसफेट का इस्तेमाल करूँगा। ये मॉसफेट हाई फ्रीक्वेंसी पे स्विचिंग करवाएगा और वो स्विचिंग इसके अंदर ईएमएफ जनरेट करने की वजह बनेगी। ठीक है, तो इसके आप दूसरे एंड पे देख लें कि यहाँ ये मेरा नेगेटिव पॉइंट है, यहाँ मैं एन चैनल का एक मॉसफेट यूज़ करूँगा जो कि IRF460 है। ये एन चैनल का मॉसफेट है। ठीक है, ये मॉसफेट जब अपने एक्टिव मोड में जाएगा, स्विचिंग कराएगा, इसकी स्विचिंग एक PWM सर्किट से होगी। एक आईसी का इस्तेमाल करेंगे हम UC 38443 का, जो कि हमारे पास एक ऑसिलेटर सर्किट होगा। वो इसके गेट पे पल्स देगा, जब ये अपने एक्टिव रीजन में जाएगा तो ये करंट को फ्लो करेगा। तो इस तरह जी हमारे ट्रांसफार्मर का सर्किट कंप्लीट होगा। इसमें EMF पैदा होगी और इसके हमें आउटपुट पे हमें 16 वोल्टेज पैदा होंगी, और एट द सेम टाइम इसके साथ जो एक्सिलरी वाइंडिंग आपको नज़र आ रही है, इसमें भी वोल्टेज पैदा होंगे जो कि 8 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक हो सकते हैं। ये हमारे यहाँ हमें VCC जो हमने इसके 8 से 12 वोल्ट के बने हुए, इस VCC से हम अपनी आगे IC का जब मैं सर्किट एक्सप्लेन करूँगा तो आपको दिखाऊंगा कि इसी से ही हम अपने IC के सर्किट को एक्टिव करवाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं कि हमारी जो IC है, जब स्टार्टिंग होती है, अभी ट्रांसफार्मर में मतलब पूरी तरह से काम नहीं किया होता, तो सब उस टाइम जो हमारी VCC है वो आप देख सकते हैं कि इसी जो इसकी वाइंडिंग है, मेन जो इनपुट वाइंडिंग है, उसी से इसको जा रही है। यहाँ पे एक 100K का 2 वाट का रजिस्टर को इस्तेमाल करके हम उसको 8 से 12 वोल्ट बना के इस्तेमाल करें। जब हमारा स्विचिंग मोड में एक्टिव होगा चार्जर, तो उसके बाद जो हमारी VCC है वो हमें एक्सिलरी के थ्रू मिलेगी, क्योंकि एक्सिलरी इस वाइंडिंग की आउटपुट जो है AC होगी, उसको एक डायोड से DC में कन्वर्ट किया जाएगा। यहाँ पे जीनर डायोड लगाया गया है सेफ्टी के लिए, ताकि इस डायोड और रजिस्टर के शॉर्ट होने की सूरत में ये इसको आने वाले वोल्टेज को ग्राउंड कर दे। तो ये जो मेरा सर्किट होगा, ये जब मैं इसका ऑसिलेटर सर्किट डिस्क्राइब करूँगा, तो ये ऑसिलेटर से इसको पल्स आएगी एक्टिव कराने के लिए, जबकि ये दो रजिस्टर 0.33 और 0.47 के हैं। ये वो रजिस्टर हैं जो करंट को सेंस करते हैं कि कितना करंट ड्रा हो रहा है। तो हमारी IC को ये यहाँ से फीड जाती है IC के पिन नंबर 5 पे, तो उसको यहाँ से फीड जाएगी। इन रजिस्टर्स की वैल्यू कम ज़्यादा करने से इसका जो करंट है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि DC में जब करंट मेजर करते हैं तो उसके लिए ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि CT का। AC में हम करंट मेजर करने के लिए CT का इस्तेमाल करते हैं, जबकि DC में करंट मेजर करने के लिए रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। इन पे पूरी डिस्क्रिप्शन मेरी एक इन्वर्टर की वीडियो में मैंने बयान किया कि किस तरह रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप होता है, तो वो हमें आगे करंट सेंसिंग में किस तरह हेल्प करता है। तो इसके लिए आपको वो वीडियो देखनी होगी, वो उसमें मैंने बड़ी वजाहत से इसको डिस्क्राइब किया है कि एक रजिस्टर लगा के किस तरह हम DC करंट को मेजर कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा इसका हाई वोल्टेज का सेक्शन। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो कि मैं छोड़ चुका हूँ, वो इसमें यह है स्नबर सर्किट। ये आपको जो नज़र आ रहा होगा, ये स्नबर से सर्किट है। RCD का रजिस्टर, कैपेसिटर और डायोड पर एक मुश्तमिल एक सर्किट है RCD। ये स्नबर सर्किट हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ भी इंडक्टिव लोड हो, और इस इंडक्टिव लोड को जब इनपुट दी जाती हो तो इसमें बैक EMF जनरेट होती है। जैसे कि इस ट्रांसफार्मर जब एक्शन में काम करेगा तो इसमें बैक EMF भी जनरेट होगी, क्योंकि इसके अंदर एक कॉइल है, एक इंडक्टर है। तो जब हम इस सर्किट को ऑफ करते हैं तो वो बैक EMF इसमें स्विचिंग कंपोनेंट होगा, चाहे वो ट्रांजिस्टर हो, चाहे वो कोई मॉसफेट हो, तो इसको बंद करा देगा। तो इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए ये एक स्नबर सर्किट है। आप देख सकते हैं कि शुरू में ये इसका पॉजिटिव पॉइंट होगा और इसका ये नेगेटिव पॉइंट होगा जब स्विचिंग हो रही होगी। जब हम सर्किट को ऑफ करेंगे, क्योंकि बैक EMF की डायरेक्शन जो होती है वो करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट होती है, तो उस टाइम पे जब हम सर्किट ऑफ करेंगे तो बैक EMF का ये प्लस पॉइंट होगा और ये नेगेटिव होगा। तो ये प्लस पॉइंट जहाँ से आते हुए ये डायोड के थ्रू होते हुए कैपेसिटर और आपने इस दोबारा इसमें
वापस आ जाएगा। अगर इस नंबर सर्किट में इस्तेमाल नहीं करूँगा तो वो जो इसकी रिवर्स पोलैरिटी है वो इस मॉसफेट को ब्रश कर सकती है। तो ये नंबर सर्किट इस बैक ईएमएफ को कंपनसेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो थी इसकी हाई वोल्टेज सेक्शन के वोल्टेज सेक्शन की ब्रीफ। अब इसमें सर्किट में मैं आपको दिखा दूं कि कहाँ से इनपुट देंगे और ये हमारा हाई वोल्टेज का सेक्शन कौन सा होगा। जहाँ पे हम इसको इनपुट देंगे सबसे पहले रेक्टिफायर्स पे। ये जो रेक्टिफायर लगा हुआ है यहाँ पे मैं 220 इसको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, इस सर्किट में आपको फ्यूज नज़र नहीं आएगा। हाँ, इसमें ये जो है EMI फिल्टर आपको नज़र आएगा और एक कैपेसिटर भी नज़र आ रहा है। ये मेरा रेक्टिफायर है जो AC को DC में चेंज करता है। ये EMI फिल्टर हैं जो इस नॉइज़ वगैरह की रिडक्शन करते हैं। उसके बाद जो हमारा मेन सेक्शन आता है, अब अगर मैं इसको आपको रिवर्स साइड पे दिखा सकूँ तो ये मेरा इसका जो ट्रांसफार्मर है जिसको हम चॉपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके 4 पॉइंट जो इनपुट वाले नज़र आ रहे हैं, ये 2 ऑक्सिलरी के हैं और ये 2 मेन प्राइमरी वाइंडिंग के हैं। तो प्राइमरी वाइंडिंग से ये इस कैपेसिटर से होने के बाद ये जो हमारे कैपेसिटर है ये AC के बाद इसमें या DC में कन्वर्ट होगी, उसके बाद कैपेसिटर से फिल्टर होगी। कैपेसिटर से फिल्टर होने के बाद हमारे इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी सेक्शन पे जाएगी जो कि ये आपको नज़र आ रही है। ये इसका सेकेंडरी सेक्शन है जो कि हमारी IC जो क्योंकि ये हमारी QC जो ऑसिलेटर सर्किट लगा हुआ है इसकी तरफ आ रही है। ये वो 2 पावर रजिस्टर हैं जिनका मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ कि 0.3 एंड 0.47 के। और ये मैं यहाँ 2 MOSFET पैरेलल में इस्तेमाल हो चुके हैं, जबकि डायग्राम में मैंने एक ही इस्तेमाल किया है। यहाँ करंट की रेशो बढ़ाने के लिए अगर चार्जर ज़्यादा एम्पीयर रेटिंग का है तो MOSFET एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये हमारा था इसका हाई वोल्टेज इसका सेक्शन। बाकी अगला जो इसका होगा कि लो वोल्टेज किसका करते हैं, फिर मैं इसको आइसोलेटर भी वो करूँगा। तो ये इसका ये हमारा ट्रांसफार्मर है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर जिसको हम कह रहे हैं। ये इसकी इनपुट की दोनों, ये इनपुट है, ये एक्सेलरी है और ये इसकी आउटपुट है। क्योंकि हमारा सर्किट यहाँ जहाँ तक था तो मैंने इसको यहाँ तक ही आज ब्रीफ करूँगा। तो बाकी ये आपको नंबर सर्किट नज़र आ रहा है इसका, ये इसके कैपेसिटर, ठीक है, और ये इसका वो डायोड और ये रजिस्टर, ये नंबर सर्किट जो आपको इस MOSFET के साथ नज़र आ रहा है। तो MOSFET का नंबर भी मैंने इस पर लिख दिया। ये एन चैनल का होगा जो कि नेगेटिव पल्स पे ऑपरेट करेगा। और ये जो रजिस्टर आपको नज़र आ रहा है कि जब इनिशियल स्टार्ट इसको देगा, जब हमारी एक्सेलरी वाइंडिंग जब तक एक्टिव नहीं होगी या जब तक EMF में जनरेट नहीं होगी, तो इस रजिस्टर को तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपको एक 100 के एक रजिस्टर नज़र आ रहा है और ये वाला रजिस्टर है। और ये उसके साथ आपको एक यहाँ से आती हुई यहाँ से 8 से 12 वोल्ट आपको मिलेंगे। जब हमारा एक्सेलरी वाइंडिंग एक्टिव हो जाएगी तो उसके बाद हमारा इस एक्सेलरी वाइंडिंग के थ्रू हमें आउटपुट मिलेगी। तो ये तो था हमारा इसका हाई वोल्टेज सेक्शन, ये करंट डिटेक्शन के लिए है। ये इस हमारा जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर है या चॉपर है इसकी स्विचिंग करवाने के लिए है। ये कैपेसिटर फिल्टर सर्किट में इस्तेमाल होते हैं, ये रेक्टिफिकेशन में इस्तेमाल होते हैं, ये EMI फिल्टर है। ये हमारा हाई वोल्टेज सेक्शन था जिसमें मैंने आपको कंपोनेंट भी दिखा दिए हैं। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में लो वोल्टेज सेक्शन को डिस्कस करेंगे और इसी तरह उसके कंपोनेंट को भी मैं डिस्कस करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। तो इसके लिए देखते रहे हमारे YouTube चैनल। अल्लाह हाफिज़।